रात गए हम एक बेहतर इलाके में पहुंच चुके थे और यहाँ से सामने ही घने जंगलात का सिलसिला नजर आ रहा था, जिसे देखकर नवाब सिराजुद्दीन की आंखें फरते मुसर्रत से चमक उठी। बोले, मेरा ख्याल है मेरी दुआ पूरी हो गई है। इस इलाके से यकीनन मुझे कुछ ना कुछ हासिल हो सकेगा। मुझे ऐसे ही किसी इलाके की तलाश थी। नवाब साहब की बात पर मैंने भी खुशी का इजहार किया था और नवाब साहब अपने तौर पर तैयारियों में मसरूफ हो गए थे। दिलनशी का रवैया अब मेरे साथ काफी नरम हो गया था। वो मुझसे नरमी से गुफ्तगू करती थी और उसकी पेशानी की शिकनें दूर हो गई थीं। बिलाखिर हम घने जंगलात में दाखिल हो गए और यहाँ आकर पहली बार एहसास हुआ कि हम रिवायती अफ्रीका में हैं। जंगल में सब कुछ मौजूद था और अब तक सफर में सिर्फ उन्हीं चीजों का ख्याल रखना पड़ा था जो बैरूनी तौर पर मुज़िर साबित हो सकती थीं। लेकिन अब हमारा वास्ता जंगली दरिंदों से भी था। नवाब सिराजुद्दीन इस सिलसिले में या तो पहले से तरबियत याफ्ता थे या फिर उन्होंने अफ्रीकी जंगलों के बारे में मालूमात हासिल की थी और उनके तहत अमल कर रहे थे। चुनाचे जंगल के इब्तिदाई हिस्से में एक ऐसी जगह हिसार कायम किया गया जो दरख्तों के दरमियान जरूर थी लेकिन कदरे महफूज थी। अफ्रीकी मजदूर, जिनमें मैं भी शामिल था, दरख्तों की शाखों और मोटी मोटी टहनियों को धारीदार चीजों से काट काट कर जमा करने लगे और फिर उनका अहाता कायम किया जाने लगा। गोया ये जगह हेडक्वार्टर के तौर पर मुंतखब कर ली गई थी और यहाँ रहकर सिराजुद्दीन साहब जंगलों में अपनी तलाश के सिलसिले में कार्रवाई करना चाहते थे। मैं ये तमाम काम खुद भी कर रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने सोचा था कि अब इन लोगों के साथ क़याम मुमकिन नहीं। सिराजुद्दीन साहब का मकसद तो पूरा हो गया था और किसी हद तक मेरा भी, क्योंकि मैं तो सिर्फ यही अंदाजा लगाना चाहता था कि इस इलाके में सफर करते हुए किसी की खुसूसी निगाह तो मुझ पर नहीं है। लेकिन ना तो साइका माइलर की तरफ से ऐसी कोई इत्तला मौसूल हुई थी और ना ही अब तक मैंने कोई पुरस्कार बात देखी या महसूस की थी। इसका मतलब था कि अफ्रीका के इस हिस्से में दाखिल होने वालों पर गहरी निगाह नहीं रखी जाती। हिसार तैयार करने में मैंने भी दूसरे लोगों की पूरी मदद की और हक नमक अदा किया। उस रात जब मैंने ट्रांसमीटर पर साइका से राब्ता कायम किया और जो ही मेरा राब्ता कायम हुआ, साइका ने फौरन ही कहा, हेलो अली, तुम खैरियत से तो हो ना? इस जुमले और साइका के अंदाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने कहा, हाँ साइका, क्यों खैरियत? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। वो बोली, नहीं अली, परेशान नहीं हूँ, एक वाकया पेश आया है और तुम्हारी जरूरत महसूस हो रही है। मैंने कहा, कोई खतरा तो नहीं है? बोली, नहीं, खतरा बिल्कुल नहीं है। क्या तुम इन लोगों को छोड़कर थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ सकते हो? मैंने पूछा, किस समत हो? बोली, हमारी निगाह मुसलसल तुम लोगों पर है। तुम इस वक्त जंगल के इब्तिदाई हिस्से में हो ना? हम जंगल में नहीं दाखिल हुए। जिस जगह तुमने कैंप लगाया है, अगर वहां से जनूबी समत देखो तो तुम्हें स्याह रंग की कुछ चट्टानें नजर आएंगी, खासतौर से वो चट्टान जिसके ऊपरी हिस्से पर सफेद सी लकीर बनी हुई है। हम उसके अकब में मौजूद हैं। मैंने दिन की रोशनी में उस चट्टान को देखा था और खासतौर से इसलिए उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ था कि उसके ऊपरी हिस्से में सफेद लकीर बिल्कुल सीधी और नुमाया थी और यूं लगती थी जैसे वो इंसानी हाथों का कारनामा हो। चुनाचे मैंने साइका माइलर से कहा कि आधी रात के करीब मैं उसके पास पहुंचूंगा, कोई जल्दी तो नहीं है? जिस पर साइका माइलर ने जवाब दिया कि नहीं, वो इंतजार कर लेगी। मैंने नवाब सिराजुद्दीन के साथ इस सफर के दौरान अच्छा वक्त गुजारा था और नवाब साहब का रवैया मेरे साथ निहायत मुनासिब रहा था और अब मेरा यह ख्याल था कि वापस नवाब साहब के पास नहीं आऊंगा, क्योंकि फिलहाल उनका सफर रुक गया था और नई सरगर्मियां शुरू हो गई थी जो मेरे लिए कतन दिलचस्पी का बायस नहीं थी। दिलनशी से थोड़ी देर तक गपशप रही। वो मेरी दोस्ती से खुश नजर आती थी और मेरे बारे में बहुत से ख्यालात का इजहार कर चुकी थी। रात को जब सब लोग हिसार के अंदर महफूज होकर आराम करने लेट गए और सिर्फ 2 आदमी जंगली दरिंदों से हिफाजत की खातिर पहरा देने लगे तो मैं खामोशी से एक मुंतखब जगह से बाहर निकल आया। रात की तारीकियों में स्याह चट्टानों की तरफ मेरा सफर इंतहाई खतरनाक था, लेकिन मैं मोहतात होकर उस तरफ चल पड़ा। तारीकी में उस दुश्वार गुजार सफर को तय करना बेहद मुश्किल था। दरिंदों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, उनमें शेर की धाड़ भी शामिल होती थी, लेकिन किसी न किसी तरह इस अंदाजे की बिना पर स्याह चट्टान के नजदीक पहुंच गया और फिर उसके अकब से मुझे साइका माइलर का इशारा भी मौसूल हो गया। साइका माइलर ने चट्टान के सामने के हिस्से में मेरा इस्तकबाल किया था और तेजी से चलती हुई मेरे करीब पहुंच गई थी। बोली, मैं अंदाजा लगा चुकी थी कि ये तुम ही हो सकते हो। मैंने दूर से तुम्हारा हयूला देख लिया था और तुम्हारे अतराफ की निगरानी कर रही थी। मैंने पूछा, अतराफ की? बोली, हाँ, इलाका बहुत खतरनाक है। मैंने अभी थोड़ी देर कबल ही इधर से शेर को गुजरते देखा था। साइका माइलर के लहजे में हल्की सी लर्जिश थी। हम चट्टान के दूसरी जानिब पहुंच गए। यहाँ मैंने साइका माइलर के साथियों को मुस्तैद देखा। उन्होंने आग नहीं रोशन की थी, लेकिन तारीकी में वो हथियारों से मुसल्ला चारों समत मौजूद थे
और यूं लगता था जैसे वो बाकायदा किसी दुश्मन की आमद के मुंतजिर हों। मैंने मुस्कुराती निगाहों से साइका माइलर को देखा और कहा, तुम्हारे लिए तो ये सफर खासा कठिन है मिस माइलर। मेरा ख्याल है इससे कबल तुमने कभी अफ्रीका के जंगलात का रुख नहीं किया। बोली, यकीनन अब तक मैं और मेरे साथी शहरी आबादियों में हर तरह के हंगामे करते रहे हैं, लेकिन जंगल की ये जिंदगी हमारे लिए बिल्कुल अजनबी है। मैंने कहा, और परेशान कुन भी होगी। वो बोली, शायद तुम इस पर यकीन न करो अली कि ये सब यहाँ की इस मुहिम जू जिंदगी से बहुत खुश हैं और अपने तौर पर इससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मैंने कहा, क्या वाकई? वो बोली, हाँ, मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अब तक का सफर इंतहाई दुश्वार हालात में कटा है। हमें हर लम्हा मोहतात रहना पड़ा है, उस दुश्मन से भी जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं, जंगल की पुरस्रार जिंदगी से भी और जंगली दरिंदों से भी। लेकिन अली, तुम अगर इस बात की दाद न दो तो ये ज्यादती होगी कि मैंने अफ्रीका के बारे में मालूमात हासिल करके वो सारे इंतजामात कर लिए थे जो हमारे लिए जरूरी हो सकते थे, और इन इंतजामात से पूरा फायदा उठा रही हूँ। आओ इस तरफ आ जाओ। वो जगह मैंने अपने लिए मुंतखब की है, साइका ने एक तरफ बढ़ते हुए कहा। एक हिस्से में एक चट्टान बिल्कुल खोखली थी, जिसे साफ सुथरा करके साइका ने अपने आराम के लिए मुंतखब किया था, और नीचे बिस्तर नुमा चीज बिछा ली थी। मैं चट्टान की दीवार से टेक लगा कर बैठ गया और साइका भी मेरे करीब बैठ गई। मैंने कहा, सबसे पहले मैं उस अजीब वाक्य के बारे में जानना चाहता हूँ जिसके लिए तुम मुझसे मिलने को बेचैन थी। वो बोली, बताऊंगी। ये बताओ, कुछ पियोगे? मैं इस गिरोह में तुम्हारी हैसियत का अंदाजा लगा चुकी हूँ। मेरा ख्याल है तुम एक मजदूर की हैसियत से उनके दरमियान शामिल थे। क्या इस सिलसिले में तुम्हें बहुत सी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा होगा? मैंने कहा, नहीं, कोई खास परेशानी नहीं साइका, बल्कि हमारे इब्तिदाई सफर का ये मरहला ज्यादा बेहतर रहा। इस तरह कम से कम हमें ये अंदाजा तो हो गया कि कोई हमारे ताकुब में नहीं है या कोई हमारी निगरानी तो नहीं कर रहा। गोल्डीन की मौत के बाद मुझे इस बात का शुबा था कि मुमकिन है कुछ लोगों की निगाहों में हम आ गए हों और वो सफर के दौरान हमारा ताकुब करें, लेकिन मेरा ख्याल है अब तक ऐसा नहीं हुआ है। क्या तुमने ऐसी कोई बात महसूस की? साइका ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहरतौर अगर तुम कुछ पीने की ख्वाहिश नहीं रखते अली, तो फिर आओ मैं तुम्हें वो चीज दिखाऊं जिसके लिए मैंने तुम्हें इस वक्त यहाँ जहमत दी है। ये कहकर वो अपनी जगह से उठ गई। मैं मुतजस्सिस अंदाज में उसके साथ साथ चल पड़ा। तकरीबन 10 गज का फासला तय करने के बाद वो एक और चट्टान के करीब पहुंच गई। यहाँ रेड पैंथर्स के सामान का अंबार मौजूद था। साइका ने उसमें से एक ताकतवर बैटरी लैंप उठाया और एक चट्टान के अकब में पहुंच गई। यहाँ एक गार का सुराख नजर आ रहा था। इन आम किस्म की चट्टानों में कोई गार भी होगा, इसका अंदाजा कम से कम दूर से देखने पर नहीं होता था। मैं साइका के साथ उस गार में दाखिल हो गया। बहुत ही छोटा सा गार था जो चट्टान के निचले हिस्से के खोखले हो जाने से बन गया था। यहाँ पर एक बिस्तर पड़ा हुआ था और उस बिस्तर पर एक इंसानी बदन मौजूद था। साइका ने लैंप उसके सरहाने रख दिया। वो साकित जामिद था। बुरी तरह उलझे हुए बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, बोसीदा लिबास और निचले जिस्म की बहुत बुरी हालत। एक टांग घुटने के पास से गायब थी, दूसरी शदीद जख्मी नजर आ रही थी। उस पर कपड़े की पट्टियां कस कस कर बांधी गई थीं। दाहिना बाजू भी शदीद जख्मी था। मैं पूरी तरह चौंक पड़ा। ये कौन है? क्या तुम्हारा कोई साथी है? मैंने सवाल किया और लैंप लेकर उसके चेहरे पर झुक गया। दूसरे ही लम्हे मुझे एहसास हुआ कि उसके बदन में तनफ्फुस नहीं। साइका उसका चेहरा देख रही थी। मैंने फिर उससे इस बारे में सवाल किया तो वो बोली, नहीं अली, ये मेरा साथी नहीं है, बल्कि हमने यहीं इसी गार में इसे दरियाफ्त किया है। इसकी कराहें हमें सुनाई दी तो हम इसकी जानिब मुतवज्जे हुए और इसके बाद ये तकरीबन 6-7 मिनट तक हमारे सामने जिंदा रहा। पानी पिलाना इसके लिए मौत का सबब बना। ये पानी चिल्ला रहा था। मैंने मुताजिबाना अंदाज में उस मुर्दा शख्स को सर से पांव तक देखा। लिबास बोसीदा जरूर था लेकिन जदीद तर्ज का था। चेहरा भी किसी यूरोपीय नस्ल के बाशिंदे का ही मालूम होता था। खद्दोखाल अच्छे थे और उम्र 40-42 साल के करीब थी। साइका बोली, यूं लगता है जैसे किसी जंगली जानवर ने इसकी ये टांग चबा डाली हो, लेकिन ऐसा जानवर जो जिंदा छोड़ दे भेड़िया ही हो सकता है। इसके पास खाली पिस्तौल भी मिला है, कारतूस एक भी नहीं था। मैं इसके सामान की तलाशी ले चुकी हूँ। मैंने पूछा, सामान? साइका ने कहा, हाँ, ये देखो, ये इसका सामान मौजूद है। एक छोटा सा ब्रीफकेस जो भूरे रंग का था, गार ही के एक हिस्से से निकाल कर मेरे सामने रख दिया। बोली, इस तरफ खाने पीने की कुछ चीजें, पानी की खाली बोतल और ऐसा ही कुछ बेकार सामान मौजूद था जो तुम्हारे लिए काबिल तवज्जो नहीं होगा, लेकिन इस ब्रीफकेस में बहुत कुछ है। उसने ब्रीफकेस खोल दिया। ब्रीफकेस में बादामी रंग के कवर की एक फाइल रखी हुई थी, एक छोटा सा कैमरा, हरारत पैमा और चंद छोटे छोटे स्याह रंग के बक्स भी थे जिनके ऊपर डायल और सुइयां लगी हुई थी। मुमकिन है ये डायनामाइट या टाइम बम टाइप की कोई चीज हो, लेकिन उनका हजम बहुत छोटा था। मैंने पुरतजस्सुस निगाहों से साइका माइलर को देखा और फिर फाइल उठा ली। मैंने पूछा, क्या तुम उसका जायजा ले चुकी हो?
बोली हाँ, ये लाइन ऑफ क्रूजल ही से मुताल्लिक है। मैंने एक मुतजस्सिस निगाह बिस्तर पर पड़ी हुई लाश पर डाली और फिर फाइल रोशनी के नजदीक करके बैठ गया। फाइल में जो कागजात लगे हुए थे वो इशाराती जबान में थे। इब्तिदाई हिस्से में जो एक फुल स्केप साइज का कागज लगा हुआ था उस पर अंग्रेजी टाइप में एक तहरीर थी जिसमें किसी जैक क्रोशर को हिदायत जारी की गई थी। जैक क्रोशर से कहा गया था कि इस फाइल को वो मुतल्लिका अशिया के साथ लाइन ऑफ क्रूजल ले जाए और माइक्रो पॉइंट नंबर 3 पर पहुंचकर मुतल्लिका अफराद से मिले। फाइल के साथ जो और चीजें उसे दी जा रही थीं ये भी उन्हीं अफराद तक बाएहतियात पहुंचाना है और ये काम उसे बहुस्न खूबी अंजाम देना है। उसके बाद चंद नाम लिखे गए थे जिनसे जैक क्रोशर को मुलाकात करना थी। ब्रीफकेस की ऊपरी जेब से एक और कागज बरामद हुआ जिसमें लाइन ऑफ क्रूजल के माइक्रो पॉइंट नंबर 3 तक नक्शे तरतीब दिए गए थे। ये नक्शे बड़ी महारत से इलाकों की निशानदही करते हुए बनाए गए थे। इशाराती जबान में जो तहरीरें मौजूद थीं उन्हें न साइका माइलर समझ सकी थी और न ही मैं उनसे कोई अंदाजा लगा सका था। हाँ, उनमें जगह जगह अंग्रेजी में कुछ फिक्रे लिखे हुए थे जिनसे उनके बारे में अंदाजा होता था कि कुछ खास जगहों की निशानदही की गई है। साइका माइलर ने थोड़ी देर के बाद कहा, इन फिक्रों से जाहिर होता है कि जिन जगहों की निशानदही की गई है अली, ये वो असलहा साज फैक्ट्रियां हैं जो अरबों के सरमाए से तामीर हुई हैं और अब इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि स्टीफन ब्रकोडा इन इलाकों में अपना जाल मजबूत करने में मसरूफ है। लेकिन अली, क्या जरूरी है कि हम बराह रास्त ब्रकोडा तक ही पहुंचने की कोशिश करें? हम इन साजिशों को साजिश ही के जरिए भी तो नाकाम बना सकते हैं। मैंने साइका माइलर की तरफ देखा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बोली, क्यों? क्या तुम मुझसे मुत्तफिक नहीं हो? मैंने कहा, नहीं साइका, ये बात नहीं, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम बिलाशुबा इंतहाई ज़हीन लड़की हो। तुम्हारा ये आइडिया गलत नहीं है। स्टीफन ब्रकोडा तक अगर हम इत्तेफाकिया तौर पर जा पहुंचे तो यही हो सकता है कि उसे खत्म करने की कोशिश करें, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले भी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। वो बोली, बिल्कुल अली, मैं तुम्हारी इस हरकत से मुत्तफिक नहीं हूँ कि तुम उस पार्टी के साथ लगे हुए हो। मैंने कहा, मैंने उनकी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया है साइका। वो बोली, क्या मतलब? क्या अब तुम वहां नहीं जाओगे? मैंने कहा, हाँ, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं। साइका ने कहा, गुड, इसका मतलब है कि अब ज्यादा लुत्फ आएगा। और मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। वो मुश्तबा निगाहों से मुझे देखते हुए बोली, क्यों, तुम फिर हंस पड़े? मैंने कहा, नहीं डियर, कोई खास बात नहीं है, बल्कि जो तजवीज़ मेरे जहन में आई है उस पर गौर करते हुए मुझे फिर हंसी आ गई कि बदकिस्मती से मेरे और तुम्हारे सितारे बहुत देर तक यकजा नहीं रहते। हमें एक बार फिर एक दूसरे से अलग होना है। साइका ऊपरी होंठ भींचे मुझे देखती रही, फिर सर्द लहजे में बोली, अली, जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ वो नहीं कहूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ इससे तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। मैंने कहा, चलो वादा, मूड खराब नहीं होगा। अगर ऐसी कोई बात हो तो आइंदा एहतियात कर लेना। वो बोली, तुम समझते हो अली कि मैं अपने खास जज्बात के तहत तुम्हारी कुर्बत चाहती हूँ। अब ऐसा नहीं है। जब एक बात का इल्म हो गया है तो फिर हिमाकतें करने से क्या फायदा? क्या दोस्ती कोई मुस्तहकम चीज नहीं होती? मैंने साइका माइलर के बाजू पर हाथ रख कर आहिस्ता से कहा, साइका, भरोसा रखो, मेरे जहन के किसी गोशे में ऐसी कोई बात नहीं है और यकीन करो कि ये अल्फाज कहते हुए मैंने इस अंदाज में सोचा भी नहीं था। वो बोली, ना सोचना अली, मैं सिर्फ सुथरे जहन की मालिक हूँ और बहुत ज्यादा हिमाकतों का शिकार नहीं होती। बहरहाल जिस तरह तुम मुनासिब समझो कार्रवाई करो। क्या प्रोग्राम है तुम्हारे जहन में? मैंने कहा, तुमने एक दिलचस्प चीज दरियाफ्त की है साइका। जैक क्रोशर नामी ये शख्स यकीनी तौर पर उन लोगों से मुतल्लिक होगा जो लाइन ऑफ क्रूजल के खिलाफ काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं उसकी हैसियत इख्तियार कर लूँ तो बहुत से इंकशाफात हो सकते हैं। जिन रास्तों की निशानदही की गई है और जिस जगह को माइक्रो पॉइंट नंबर 3 कहा गया है, मुमकिन है वहां से हमें मजीद मुफीद मालूमात हासिल हो सकें। मैं समझता हूं कि इस मौके से फायदा न उठाना हिमाकत है। वो बोली, मगर तुम उस शख्स की हैसियत कैसे इख्तियार करोगे? मैंने कहा, मेकअप। क्या तुम्हारे पास मेकअप का सामान नहीं? वो बोली, क्यों नहीं? जो चीजें तुमने मुझे बताई थी वो सब मैंने तुम्हारी हिदायत के मुताबिक अपने साथ रखी हैं। मैंने कहा, तो फिर इस सिलसिले में मजीद क्या दिक्कत हो सकती है? साइका ने कहा, मेरा मतलब है कि नामालूम उस शख्स की क्या हैसियत हो, न जाने कौन कौन उसका शिनासा हो, इन तमाम उलझनों से कैसे निपटोगे? मैंने कहा, कुछ न कुछ कर ही लिया जाएगा डियर, इस मौके से फायदा उठाना जरूरी है। साइका माइलर कुछ देर तक सोचती रही, फिर हंस पड़ी। बोली, इसका मतलब है कि फिर वही तन्हाई और वही सहरागर्दी जिसमें दिलचस्पी की कोई सूरत नहीं। मैंने कहा, कमाल की बात है, तुमसे तो तुम्हारे साथी बेहतर जा रहे हैं कि वो खुद को एक मुहिम जू समझते हैं। तुमने पता नहीं क्यों खुद पर बेजारी तारी कर ली है। वो बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी। एली अक्सर तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करती रहती है। इस वक्त भी उसका ध्यान हमारी तरफ ही होगा। वो सोच रही होगी कि तुम्हारा ये नर्म रवैया कहीं मुझसे दिलचस्पी का बायस तो नहीं है। हालांकि मैं उसे थोड़ी सी तफसीलात बता चुकी हूँ।
میں نے کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا سائقہ کہ تم دونوں خود کو عورت سمجھنا ہی چھوڑ دو؟ سائقہ نے کہا بہتر تو ہوگا لیکن ممکن نہیں ہے۔ میں ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ نواب سراج الدین میری گمشدگی سے پریشان ہو کر مجھے اطراف میں تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں اور کہیں ان کے ساتھی یہاں تک نہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ بہتر یہی تھا کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے اور لائن آف کروزل کی جانب سفر کیا جائے۔ تقریباً صبح 4 بجے تک ہم لوگ نقشوں پر غور کرتے رہے اور پھر راستوں کے بارے میں اندازے لگانے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر میں نے سائقہ سے اپنا مقصد بیان کر دیا۔ سائقہ آہستہ سے بولی، فی الحال تو تم ہمارے ساتھ ہی سفر کرو گے نا؟ کسی مخصوص جگہ جا کر علیحدگی اختیار کر لینا، دن کی روشنی ہی میں باقی تمام کام آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ ویسے اگر تم چاہو تو اس وقت ہم یہاں سے آگے بڑھ جائیں۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ ہی سو رہے ہوں گے؟ وہ بولی نہیں، وہ سب جفاکش انسان ہیں، اگر سو بھی رہے ہیں تو انہیں جا کر یہاں سے آگے بڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، لیکن اس لاش کا کیا جائے؟ میں نے کہا اسے یہاں چھوڑ دینا ہی زیادہ مناسب ہے، ظاہر ہے اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سائقہ مائلر نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں گہما گہمی ہو گئی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ہم لوگ روانگی کے لیے تیار تھے۔ ہمارا پروگرام یہی تھا کہ سورج نکلنے تک یہاں سے کافی آگے پہنچ جائیں اور اس کے بعد آرام سے کسی مناسب جگہ قیام کریں۔ سفر کافی تیز رفتاری سے کیا گیا اور ہم اس جگہ سے کافی دور نکل آئے۔ پاؤں پھٹ رہی تھی اور ہم مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ ایک تنگ سی پہاڑی پگڈنڈی تھی جو بلندی کی جانب جاتی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک سفر کرنے کے بعد ہم ایک بہت خوبصورت علاقے میں پہنچ گئے۔ چٹانوں کی دراڑوں میں اگے ہوئے پودے پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ شفاف پانی کی ندی پہاڑی نشیب و فراز میں چھینٹے اڑاتی ہوئی گزر رہی تھی۔ بے حد حسین منظر تھا، چنانچہ یہی جگہ قیام کے لیے منتخب کر لی گئی اور یہاں ہم نے ڈیرا ڈال لیا۔ اب کم از کم اس بات کا اطمینان تو ہو گیا تھا کہ نواب سراج الدین اتنے فاصلے تک مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ سائقہ مائلر نے ان حسین مناظر کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر صبح کے ناشتے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ بہترین قسم کی کافی کے ساتھ چند چیزیں اس نے میرے سامنے رکھی اور خود بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے دوران اس نے کہا، در حقیقت انسان کی زندگی میں بہت سے حسین پہلو ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہی سب کچھ مل جائے جس کی اسے طلب ہو۔ اب ایسے علاقوں کو دیکھ کر کس کا جی نہ چاہے گا کہ زندگی یہیں گزار دی جائے۔ میں نے مسکرا کر سائقہ کی طرف دیکھا اور کہا، زندگی کے راستے میں بے شمار حسین مقامات آتے ہیں سائقہ۔ مقام کو اپنی ضرورت سمجھ کر اس کی خاطر خود کو پابند تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زندگی تحرک کا نام ہے، جمود کا نہیں۔ وہ بولی یہ درست ہے، لیکن وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں جو کسی ایک مرکز پر خوش و خرم ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن حالات کے جبر کو زندگی کا جمود نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ بولی چھوڑو اس بحث کو، اب یہ بتاؤ کیا پروگرام ہے، آرام کریں؟ میں نے کہا ہاں رات تو برباد ہو گئی ہے، اب مناسب ہے کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ سائقہ نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کر دی اور اس کے بعد ہم یہاں نیند لینے کے لیے لیٹ گئے۔ شام کے تقریباً 4 بجے تھے جب میں جاگا۔ سائقہ کے ساتھی اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، کچھ ابھی سو رہے تھے، جو جاگ گئے تھے وہ ندی کے پانی سے غسل کا لطف اٹھانے میں مصروف تھے۔ اچھی خاصی پکنک کا سسما بند گیا تھا۔ سائقہ بھی جاگ گئی تھی، وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور ان لوگوں کی خوش فعلیاں دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سنجیدگی سے کہا، کیا پروگرام ہے علی؟ آج ہی یہاں سے آگے بڑھنے کا ارادہ ہے یا رکو گے؟ میں نے کہا سائقہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ دن ہم یہیں گزار لیں اور دوسری تیاریاں مکمل کر لیں؟ سائقہ نے کہا جیسا تم مناسب سمجھو۔ میں نے اپنے ذہن کے گوشوں میں جیک کروشر کا چہرہ محفوظ رکھا تھا اور اس کا تمام سامان بھی ہمارے پاس تھا۔ اسی سامان سے اس کی ایک تصویر بھی مل گئی تھی جس کی مدد سے میں نے اپنے چہرے پر میک اپ شروع کر دیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ اس کام میں صرف ہوا، پھر میں نے اپنی کارکردگی کا ناقدانہ انداز میں جائزہ لیا اور مطمئن ہو گیا۔ سائقہ نے بھی میرے کام کی تعریف کی اور اپنا اطمینان ظاہر کر دیا۔ باقی وقت ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے گزارا۔ آئندہ کے پروگرام پر تفصیلی گفتگو کی کہ کس انداز میں آگے بڑھنا ہے۔ مجھے سائقہ کے گروپ سے علیحدگی اختیار کر کے اپنا الگ سفر شروع کرنا تھا اور سائقہ کو حسب سابق میری نگرانی کرتے ہوئے آگے بڑھنا تھا۔ ہم نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلہ نہیں رکھیں گے تاکہ ایک دوسرے کی حرکات سے مکمل طور پر واقف رہیں اور کسی بھی خطرے پر فوری کارروائی کی جا سکے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے